हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको भी साथ ही साथ आंसर देते रहना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य नहीं है? तो ये नहीं है संपत्ति कर की वसूली करना। संपत्ति कर की वसूली करना ये इसका कार्य नहीं है। बाकी शहरी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान करना, निर्माण परियोजनाओं का दायित्व लेना, ये सारे की सारे क्या हैं, इसके कार्य हैं। नेक्स्ट है, दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है? ये नहीं होती है पंचकुला में। बाकी इन सब में इस नहर से सिंचाई की जाती है। पंचकुला में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो नहरों के द्वारा और नदियों के द्वारा की जाती है। सबसे कम जो जिलों में सिंचित क्षेत्र है वो पंचकुला में ही है। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है सिरसा में। हरियाणा में गेहूं का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो हरियाणा के सिरसा जिले में ही होता है। वहीं हम बात करें तो अम्बाला की, तो अम्बाला में एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है नांगल उत्थान परियोजना। इससे पहले जो अम्बाला था वो केवल जो उसकी कृषि थी वो वर्षा पर आधारित थी। जब से ये परियोजना आई है तब से क्या है कि अम्बाला में इस परियोजना के तहत सिंचाई की जाती है। कौन सी परियोजना है? नांगल उत्थान परियोजना। आपसे पूछा जाए कि नांगल उत्थान परियोजना कहाँ की है, तो ये है अम्बाला की। वहीं यमुनानगर में जो सिंचाई की जाती है वो यमुना नदी के द्वारा और यमुना नहर के द्वारा यमुनानगर में सिंचाई की जाती है। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? वो यमुनानगर में ही होता है। जो दादूपुर नलवी नहर है इससे सिंचाई पंचकुला में नहीं होती। बाकी कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, इन सब में इससे सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है? ये नहीं करता है चरखी दादरी। चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। हरियाणा है जो अपनी बाउंड्री 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से क्या करता है? साझा करता है। राज्यों में कौन कौन से हैं? राज्यों में है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और जबकि यूटी में है दिल्ली और चंडीगढ़। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है हरियाणा की वो राजस्थान के साथ लगती है 1262 किलोमीटर की। हरियाणा की जो 7 जिले हैं वो अपनी बाउंड्री राजस्थान के साथ शेयर करते हैं, जिनमें आता है फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये भिवानी, ये सब की सब क्या है? राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। वहीं जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उससे भी हरियाणा के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें आता है सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, ये क्या है? सभी जिले उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। जो सबसे कम सीमा लगती है हरियाणा की वो लगती है उत्तराखंड के साथ। ओनली 11 किलोमीटर की लगती है। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जींद जिले की, तो जींद जिले की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जिलों के साथ। जो जींद जिला है वो हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये हरियाणा के 7 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ऐसा कौन सा जिला है? ये है चरखी दादरी और रोहतक, जो किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है नूहू में। नूहू में कपास का उत्पादन नहीं होता है। जो नूहू जिला है इसकी घोषणा तो हो गई थी 2 अक्टूबर 2004 को, लेकिन ये बना था 4 अप्रैल 2005 को। 4 अप्रैल 2005 को नूहू जिले की स्थापना हुई थी। जब इसकी घोषणा हुई थी तो इसका नाम रखा था सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम इसका नाम रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ
तो जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में मुस्लिम थे, तो वो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तब यहीं पर महात्मा गांधी गए थे और उनसे रुकने का आह्वान किया था, और यहीं पर जाकर महात्मा गांधी ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। इसीलिए जब इसके अलग जिला बनने की घोषणा हुई तो इसका नाम रखा गया सत्यमेवपुरम, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मेवात कर दिया 2005 में। 2005 में कांग्रेस ने इसका नाम बदलकर मेवात कर दिया। फिर उसके बाद 2016 में भाजपा ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नूहू कर दिया। अब इसका नाम क्या है, नूहू है। नूहू का जो मंजीरा और रतवाई नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कई बार पूछा जाता है कि मंजीरा नृत्य, मंजीरा और रतवाई ये कहाँ के फेमस हैं, ये हैं हरियाणा के नूहू जिले के सबसे ज़्यादा फेमस नृत्य हैं। वहीं पर हम बात करें तो जो नूहू जिला है वो लिंगानुपात में तो सबसे ऊपर है, और जबकि वो साक्षरता दर में सबसे निचले स्थान पर है। सबसे कम जो साक्षरता है वो मेवात में ही है, नूहू में ही है, और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है वो भी कहाँ का है, वो भी मेवात का है। शेख मूसा की मजार है जो, वो भी कहाँ पर है, ये भी मेवात में है। हरियाणा का पहला चल न्यायालय, कई बार पूछा गया है कि हरियाणा का पहला चल न्यायालय कहाँ पर है, ये भी मेवात में है। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि दूरदर्शन का रिले स्टेशन, तो दूरदर्शन का जो रिले स्टेशन है वो भी फिरोजपुर झिरका में है, जो कि मेवात में ही आता है। शहीद हसन खां मेवाती जो कि बाबर से टकराए थे और बहादुरी के साथ उनका सामना किया था, तो उनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ है, ये भी मेवात के नल्लड़ में ही है। तो ये भी आपको नूहू के बारे में याद रखने हैं। इसके अलग हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है वो होता है सिरसा में, लेकिन जो कॉटन सिटी कहा जाता है वो कहा जाता है पलवल को। नेक्स्ट है हरियाणा की लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो लूर नृत्य के बारे में सत्य है कि ये बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कैसा है, बांगर का नृत्य रूप है। इसके बाद है ये नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है, नहीं, ये नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो लूर है, लूर का अर्थ ही क्या होता है, लूर का अर्थ होता है लड़के। तो ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा, ये नृत्य जुलूस के साथ होता है, नहीं, क्योंकि इस नृत्य में प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर किए जाते हैं। यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़े में किया जाता है, नहीं, क्योंकि इस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। यह बागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और ये नृत्य होली के समय किया जाता है। और सबसे पहले 1970 में गणतंत्र दिवस पर भी क्या किया गया था, इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके अलग हम और नृत्य की बात करें तो झूमर नृत्य। झूमर नृत्य आया कहाँ से है, पंजाब से आया है। इसे हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। कौन से नृत्य को, झूमर नृत्य को। झूमर नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। इसके अगर हम बात करें तो धमाल नृत्य की, तो धमाल नृत्य क्या है, खुशी के अवसर पर किया जाता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात में खुले खेतों में इसको किया जाता है। कौन से नृत्य को, धमाल नृत्य को। धमाल नृत्य को चांदनी रात में किया जाता है और ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। कई बार पूछा गया है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो ये है धमाल, क्योंकि ये महाभारत के समय का है। ऐसा कहा जाता है कि जो धमाल नृत्य है वो कब का है, वो महाभारत के टाइम का है। अगर हम हरियाणा में बात करें तो महेंद्रगढ़ और झज्जर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है। और जो एक आता है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है, किसी बुजुर्ग की मृत्यु के पर शोक के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य, खेड़ा नृत्य। वहीं फाग नृत्य जो है वो फागुन के महीने में किया जाता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को के रूप में नामित नहीं किया गया है। तो ये किसे नहीं किया गया है संवेदनशील क्षेत्र के रूप में, तो ये नहीं किया गया है खौलही रैतान।
खौल ही रहतान जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसे नहीं किया गया है संवेदनशील क्षेत्र के रूप में। इसके अतिरिक्त कालेश्वर, नाहर और खपरवास इनको किया गया है। कालेश्वर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यमुनानगर में है, यहाँ पर साल के पेड़ों की अधिकता मिलती है। वहीं पर नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें तो ये रेवाड़ी में है, जबकि नाहर सिंह का जो किला है वो कहाँ पर है, वो है बल्लभगढ़ में। खपरवास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, ये है झज्जर जिले में, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। खौल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये है पंचकुला में। हरियाणा में जो कुल पक्षी अभ्यारण्य है वो कितने हैं, वो 8 हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा में कितने अभ्यारण्य हैं, तो हरियाणा में जो मुख्य तौर से हैं वो 8 ही अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 हरियाणा की निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है। जो NH2 है ये गुजरता है हरियाणा के फरीदाबाद से। हरियाणा का दिल्ली से होता हुआ ये सीधा आगरा मथुरा तक जाता है, मथुरा आगरा तक जाता है। तो इस पर कौन कौन से हैं, इस पर फरीदाबाद और पलवल। फरीदाबाद और पलवल ये दोनों कहाँ पर हैं, ये NH2 पर ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। तो कौन सी नदी है जो हरियाणा में नहीं बहती है, ये है महानदी। महानदी जो है वो हरियाणा में नहीं बहती, जबकि घग्गर, साहिबी और इंदौरी ये क्या है, ये हरियाणा की नदियां हैं। जो घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश के समीप डागसाई की पहाड़ियों से निकलती है, और हरियाणा में जो प्रवेश करती है घग्गर नदी वो कहाँ से करती है, ये करती है कालका पंचकुला से। कालका पंचकुला से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद ये पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा होते हुए ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। और इस पर कई बांध बने हुए हैं, जैसे कि दीवानवाला, छामला बांध, ओट्टू बांध। ओट्टू बांध तो कई बार रिपीट हुआ है कि ओट्टू जो बांध है वो कौन सी नदी पर है, तो घग्गर नदी पर है। अगर हम जिले की बात करें तो कौन से जिले में है, ये है सिरसा जिले में। वहीं जो साहिबी नदी है ये राजस्थान की मनोहर और जीतगढ़ की पहाड़ियों के पास से निकलती है। जीतगढ़ की पहाड़ियों के पास से निकलती है। और हरियाणा में कोट कासिम है, कहाँ पर, रेवाड़ी में। हरियाणा के कोट कासिम रेवाड़ी से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, साहिबी नदी। और इसी पर बना हुआ है मसानी बैराज। मसानी जो बांध है यानी मसानी जो बैराज है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये बना हुआ है साहिबी नदी पर। वहीं हमें इंदौरी नदी की बात करें तो ये भी मेवात की पहाड़ियों से इंदौरी किले के पास से निकलती है, इसीलिए इसका नाम इंदौरी नदी पड़ा है। आगे जाकर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक जो शाखा है वो कहाँ से, वो पटौदी गुरुग्राम से क्या है, हरियाणा में प्रवेश करती है। और कौन सी नदी में मिल जाती है, ये आगे जाके साहिबी नदी में मिल जाती है। और एक जो शाखा है इसकी वो रेवाड़ी से प्रवेश करती है, और वो कहाँ पर मिल जाती है, दोनों ही शाखाएं आगे जाकर साहिबी नदी में मिल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महानदी हरियाणा की नदी नहीं है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं। जो समुद्रगुप्त काल के सिक्के हैं वो हरियाणा के पाए गए हैं मीठाथल, भिवानी मीठाथल में ये पाए गए हैं। वहीं हमें सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से पाए गए हैं हर्ष के समय के। जो हर्षवर्धन था, हर्षकालीन जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं हमें सोनीपत से। सुध पड़ता है यमुनानगर में, तो सुध यमुनानगर से हमें सबसे पहले संगीत के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे, सुध यमुनानगर से ही मिले थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है। तो कौन सा ऐसा जिला है जो कि अपनी सीमा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है, तो ये है झज्जर जिला। झज्जर और गुरुग्राम 2 ऐसे जिले हैं जो अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ तो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है दिल्ली के साथ ये दोनों अपनी सीमा साझा करते हैं। बाकी इनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे हरियाणा का विज्ञान नगर कहा जाता है। तो ये कौन सा है, ये है आपका अंबाला, क्योंकि अंबाला क्या है,
अम्बाला विज्ञान नगरी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। कौन किसको? अम्बाला को, क्योंकि अम्बाला में भारत के जो वैज्ञानिक उपकरण है उसका 35% जो है उसका उत्पादन कहाँ होता है? अम्बाला में ही किया जाता है, इसलिए इसे विज्ञान नगरी के नाम से जानते हैं। अम्बाला शहर की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यता है। इसका नाम क्यों पड़ा? कभी कहा जाता है कि आमों की अधिकता के कारण, क्योंकि अम्बाला में सबसे ज़्यादा आम मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम अम्बाला पड़ा। कुछ कहते हैं कि अम्बाला शहर की उत्पत्ति महाभारत की जो अम्बालिका है, अम्बालिका के नाम पर क्या हुई है? अम्बाला की का नाम पड़ा था अम्बाला जिले का। इसके अगर हम बात करें तो एक है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, उसके अनुसार वो कहते हैं, उनमें कहा गया है कि 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत थे और उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? अम्बाला पड़ा है। नेक्स्ट है हरियाणा गोवंश संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया? ये किया गया 2015 में। 2015 में इसे हरियाणा में लागू किया गया और हरियाणा ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो ये था हिसार। हिसार जो है वो क्या है? वो लाला लाजपत राय की गतिविधियों का क्या था? केंद्र था। लाला लाजपत राय हिसार में ही सबसे पहले कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 1887 में। 1887 में सबसे पहले जो कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे वो लाए थे लाला लाजपत राय हिसार में। इसके बाद 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसमें भी हरियाणा से लाला लाजपत राय ने ही वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद 1886 में हिसार में आर्य समाज की शाखा लेकर आए थे कौन? लाला लाजपत राय। और उसके बाद हिसार में जो नागौरी गेट है, हिसार में जो नागौरी गेट है, तो नागौरी गेट पर आर्य समाज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आर्य समाज मंदिर का निर्माण लाला लाजपत राय ने ही कराया था। लाला लाजपत राय की कर्मभूमि हिसार थी और हिसार में उन्होंने 11 साल तक वकालत की थी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली थी? ये ले ली थी ताजेवाला बैराज ने। ताजेवाला बैराज ने इसकी जगह ले ली थी। पहले इसका नाम था पहले इसका नाम था ताजेवाला और बाद में इसका नाम क्या हो गया? हथनीकुंड बैराज। और ये कौन सी नदी पर है? ये है यमुना नदी पर। और ये जिले की हम बात करें तो जिले में कौन सा है? ये है यमुनानगर में। यमुनानगर जिले में ये यमुना नदी पर है कौन सा? ताजेवाला बैराज। यमुना नदी है जो वो बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में वो यमुनानगर के कलेसर ताजेवाला के पास से ही ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। और ये ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये एक 12मासी नदी है क्योंकि इसमें 12 महीने क्या होता है? पानी रहता है। वर्तमान में जो हरियाणा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ राज्य है। कई बार पूछा गया है कि हरियाणा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। लेकिन अब जो सरस्वती नदी है वो क्या है? वो विलुप्त हो चुकी है। तो अब ये कौन सी नदी के किनारे है? अब ये है यमुना नदी के किनारे। तो ताजेवाला बैराज वो कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। अगर हम यमुना नदी की और बांध की बात करें तो लखवार, रेणुका और किसाऊ, ये सारे की सारे बांध भी कौन सी नदी पर हैं? ये भी यमुना नदी पर ही बने हुए हैं। नेक्स्ट है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? तो ये किसको किया था? ये किया था इब्राहिम लोदी को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर की जीत होती है। यहीं से पड़ती है भारत में मुगल वंश की नींव। मुगल वंश की नींव इसी युद्ध के बाद भारत में पड़ती है और बाबर ही उसकी नींव डालते हैं। इसके बाद जो पानीपत में वो 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। 5 अप्रैल 1556 में ये युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध।
अकबर और हेमू के बीच, जिसमें क्या है, हेमू की हार होती है और अकबर की जीत होती है। वहीं तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें मराठों की हार होती है। तीसरा युद्ध कब होता है, ये होता है 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को होता है। इसमें मराठों की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाता है। पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद ही बाबर ने काबुली बाग का निर्माण करवाया था। कौन से बाग का, काबुली बाग का निर्माण करवाया था, जो इन्होंने अपनी पत्नी काबुली की याद में कराया था। और ये काबुली बाग का निर्माण कहाँ करवाया था, पानीपत में ही करवाया था। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो भी कहाँ पर है, वो भी पानीपत में ही स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ये है हिसार में। अगर भैंस अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर हैं, ये हैं आपके हिसार जिले में स्थित हैं। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ये भी कराया था। वर्तमान में हरियाणा में जो हैं वो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें आता है कलेसर। कलेसर कहाँ पर है, यमुनानगर में। वहीं 2 है झज्जर में, भिंडावास और खपरवास। वहीं 1 है सिरसा में अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और काला तीतर की जन्म स्थली भी किसको कहा जाता है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में है छिलछला वन्य जीव अभ्यारण्य। वहीं गुरुग्राम में है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। सरस्वती जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, वो कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर स्थित है। वहीं पर खौल ही रहतान और वीर शिकारगढ़, ये दोनों कहाँ हैं, ये हैं पंचकुला में। नेक्स्ट है, हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक था, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, यानी कि नींव डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध होता है। तराइन में 2 युद्ध होते हैं, एक होता है 1191 में और दूसरा होता है 1192 में। ये दोनों युद्ध होते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। यहीं से जो है कि वो मुस्लिमों का जो भारत पर शासन करने का जो सपना था वो खुल जाता है। और इसके बाद 1206 में क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी होता है वो अपनी शासन की बागडोर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी के लिए निकल जाता है और रास्ते में क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो दिल्ली की जनता होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्या बना देती है, वहाँ का शासक बना देती है, गद्दी पर बिठा देती है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसीलिए इस वंश को कहा गया गुलाम वंश। इस वंश में जितने भी आगे शासक आएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद बलबन, ये सब की सब क्या थे, ये गुलाम थे। जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, तो इसीलिए इस वंश को कहा गया गुलाम वंश। तो सबसे प्रथम जो शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हरियाणा की जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कौन सी नदी जीतगढ़ और मनोहर की पहाड़ियों के पास से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है, नवाब अहमद अली गुलाम खां ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये किसने किया था, ये किया था इसने फर्रुखनगर से। फर्रुखनगर से जो नेतृत्व किया था वो अहमद अली गुलाम खां ने किया।